मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड टैटू आर्टिस्ट एट कोइलबर्ग टैटू स्टूडियो, चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। इस चलचित्र के प्रायोजक हैं जीएमसी ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी और आज का विषय ओपन सीडीसी। ओपन सीडीसी क्या है, क्या ये सही है या नहीं? ओपन सीडीसी बनाई ही क्यों गई? जब एक सामान्य सीडीसी पहले से ही है तो ये ओपन सीडीसी का क्या प्रयोजन है? देखिए, सीडीसी किस प्रकार से बनती है। आपको प्री सी ट्रेनिंग करनी होती है, एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करने होते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करना पड़ता है, इंडोस नंबर अप्लाई करना पड़ता है, आपकी सीडीसी बन जाती है। ये प्रक्रिया है सीडीसी बनाने की, सामान्य सीडीसी। अब ओपन सीडीसी कैसे बनती है? केवल एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज, पासपोर्ट, सीडीसी बन गई। ये ओपन सीडीसी क्यों बनाई गई? क्यों शिपिंग मिनिस्टर ने इसकी इजाजत दी? शिपयार्ड्स पे बहुत सारे वर्कर्स रहे हैं, बहुत सारे इस प्रकार के वर्कर्स, वेल्डर्स, फिटर्स रह चुके हैं जिनको बहुत तजुर्बा हो गया कार्य करते करते। फिटर जहाज पे हो या शिपयार्ड पे हो। शिपयार्ड का मतलब जहां पर शिप्स बनाए जाते हैं, जहां पर जहाज का निर्माण किया जाता है, उसे शिपयार्ड कहते हैं। फिटर कहीं पे भी हो, उसका एक ही काम है, चीजों का निर्माण करना, चीजों की मरम्मत करना, वेल्डिंग करना, लैपिंग करना, यानी कि नाना प्रकार की मरम्मत, मेंटेनेंस, ये कार्य है फिटर का। अब यदि फिटर तजुर्बे वाला हो जाता है, उसमें कौशल आ जाता है, वो काम में आगे है, तेज है, तो क्यों ना वो जहाज पर काम करे। खास तौर पे ऐसे लोगों के लिए ये ओपन सीडीसी बनाई गई, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास कौशल है, तो वे ये सीडीसी बनाए और सीधा जहाज पे जाएं, क्योंकि जहाज पे भी वही कार्य करना है जो वे शिपयार्ड पे कर रहे हैं। इसलिए ओपन सीडीसी बनाई गई थी, ये था इसका प्रयोजन। इसी प्रकार से राइडिंग स्क्वाड, सेलिंग स्क्वाड, आप जानते हैं राइडिंग स्क्वाड और सेलिंग स्क्वाड क्या होता है। राइडिंग स्क्वाड, सेलिंग स्क्वाड एक समूह होता है लोगों का। कई बार जहाज में सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा कार्य होता है साफ सफाई का, उसके लिए बाहर से लोग मंगाए जाते हैं। अपना क्रू नहीं करता, बाहर के लोग करते हैं। ये जो बाहर के लोग बुलाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं राइडिंग स्क्वाड या सेलिंग स्क्वाड। अब ऐसे लोगों को जहाज पे आने के लिए भीसी चाहिए, तो इस प्रकार से इन लोगों के लिए भी ये आसानी हो जाती। ओपन सीडीसी निकालो, जहाज पे जाओ, सफाई करो, आ जाओ। तो असल में ओपन सीडीसी बनाई गई थी इन विशेष तौर इन कारीगर इन लोगों के लिए, वेल्डर्स, फिटर्स, राइडिंग स्क्वाड, सेलिंग स्क्वाड, डॉकयार्ड पे काम करने वाले, शिपयार्ड पे काम करने वाले लोग, इनके लिए सीडीसी बनाई गई थी ताकि ये आसानी से जहाज पे चले जाएं और जो काम ये शिपयार्ड पे कर रहे हैं वही काम वे जहाज पे कर लें, क्योंकि जहाज पे वही काम दुगने पैसे देगा। ये था इसका प्रयोजन, इसलिए भारत सरकार ने इसको आज्ञा दी थी। लेकिन अब क्या हो गया है? अब इतने सारे एजेंट्स आ गए हैं, इतने सारे दलाल आ गए हैं, वे गांव गांव जाते हैं, 10वीं के बच्चों को पकड़ते हैं, जो 10वीं पास कर ली है जिन्होंने या करने वाले हैं, उन्हें वे मर्चेंट नेवी के सपने दिखाते हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा तनख्वाह है, हम आपको इसमें नौकरी लगवा देंगे। वो उनसे पैसे लेते हैं और कहीं किसी भी अन्य पीसी ट्रेनिंग उन्हें करवाते हैं, किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट से जो कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड भी ना हो, शायद उनका ही अपना इंस्टीट्यूट हो, शायद इंस्टीट्यूट भी ना हो, ऐसी बिल्डिंग में खोला हो कोई कोर्स। उनसे वे पैसे लेते हैं, 2-3 महीने पढ़ाई करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं, दिखाने के लिए कि हम कुछ करवा रहे हैं। उसके बाद एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करवाते हैं और
पासपोर्ट अप्लाई करवाते हैं और इस प्रकार से ओपन सीडीसी उनकी निकलवा देते हैं। अब ओपन सीडीसी उनके पास आ जाती है। अब याद रखें क्यों ओपन सीडीसी घटिया है, क्यों, क्या है इसके दुष्परिणाम। अच्छी कंपनी कभी भी ओपन सीडीसी वाले आदमी को नहीं लेगी। अच्छी कंपनी चाहेगी आपके दस्तावेज अव्वल हो। अच्छी कंपनी चाहेगी कि आपकी सीडीसी भी अच्छी हो, आपने अच्छे से प्री सी ट्रेनिंग की हो। ये हर एक अच्छी कंपनी चाहेगी। इसलिए अगर आपके पास ओपन सीडीसी है, आपको अच्छी कंपनी कदापि नहीं लेगी। अब एजेंट्स 10वीं के भोले भाले बच्चों को दिशाहीन कर देते हैं, ये सपने दिखाते हैं, पैसे ले लेते हैं। इस तरह के बेकार कोर्स जो कि अप्रूव्ड भी नहीं है, दिखावे के लिए करवा देते हैं। उसके बाद HTCW कोर्स करवाकर ओपन सीडीसी दिलवा देते हैं। फिर कहते हैं कि हम अब आपको आगे स्पॉन्सरशिप देते हैं या आपको हम शिप के ऊपर प्लेसमेंट देते हैं, आप हमें और पैसे दिए। तो फिर बच्चा और पैसे दे देता है और एज अ जीपी रेटिंग उन्हें शिप पे भेजा जाता है। और ये एजेंट्स कहाँ भेजते हैं? अच्छे शिप्स पे भेजते हैं। जो दुनिया के सबसे गए गुजरे जहाज हैं उन पर ये एजेंट्स बच्चों को भेजते हैं। जैसे कहां कहां ये एजेंट्स बच्चों को भेजते हैं? ईरान, ओमान, वियतनाम और गल्फ के कुछ देश या अफ्रीका के कुछ गरीब देश। अफ्रीका के वैसे सारे ही गरीब देश हैं, पर जो उनमें से भी सबसे सर्वाधिक गरीब देश, ऐसे देशों के जहाज पर उन्हें भेजते हैं। वहां पे उनकी दुर्दशा होती है। अब पैसे भी लग गए हैं, जहाज पे दुर्दशा होती है, जहाज पे खाना ढंग से नहीं मिलता, कभी कभी पगार भी उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि कंपनियां भी वो ऐसी ही होती हैं। ऐसी दुर्दशा हो जाती है, अब ना छोड़ सकते हैं जहाज। क्यों? अगर छोड़ेंगे तो इतने जो पैसे लगाए हैं वो भी वेस्ट। तो बच्चा सोचता है कि सारे घर के पैसे लगा दिए हैं, तो क्यों ना मैं किसी तरह घसीट घसीट के ये समय गुजार लूं। ये समय वे गुजारते हैं, वापस भारत आते हैं। उनको आशा होती है कि अब शायद किसी अच्छी कंपनी में उनको नौकरी मिल पाएगी, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। फिर कोई घटिया कंपनी उन्हें उठाती है, फिर वे किसी घटिया जहाज पे जाते हैं जहाँ पे खाना ढंग से नहीं मिलता, पगार भी कभी कभी नहीं मिलती। और खाना और पगार तो छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें और क्या होती हैं। कई बार ऐसे देशों में जाकर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट जब्त हो जाता है, फिर उनसे एक प्रकार की गुलामी करवाई जाती है, जबरन कार्य करवाया जाता है। मेरे एक मित्र थे, वो गल्फ के किसी देश उन्हें भेजा गया, मैं भूल रहा हूं, ईरान के आसपास ही कहीं पे उन्हें भेजा गया। रात रात को उन्हें उठाया जाता था और तेल की चोरी उनसे करवाई जाती थी। जहाज से वे कूद कूद के जाते थे, तेल की चोरियां करके ले आते थे। जान का भी जोखिम, और यदि पकड़े गए तो विदेशी मुल्क में जेल, इसका भी जोखिम। मगर करें तो क्या करें, ये काम जबरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था। जो पासपोर्ट था उनका छीन लिया गया था। कहा था जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं होता तब तक आपका पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि एक बार कुछ 10 दिन तक उन्होंने एक ऐसी जगह पे कार्य किया कि जहाज किनारे पे था और उन्हें ले गए किसी मुर्गे खाने पे, जहाँ पे मुर्गियां होती हैं। मुर्गियों का देखभाल, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें निकालना और बुचड़ खाने तक ले जाना, ये सब ऐसे अन्य कार्य भी उनसे करवाए गए। तो ये कुछ ही उदाहरण हैं ऐसे लोगों के जो गलत प्रकार से एजेंट्स से फंस जाते हैं और फिर सदा के लिए फंसे रहते हैं। मेरा सभी दर्शकों से आग्रह है, आप ओपन सीडीसी पहली बात कदापि ना निकालें। आप अच्छे से प्री सी ट्रेनिंग करें और फिर अच्छा सीडीसी निकाल के अच्छी कंपनी में स्पॉन्सरशिप लेकर सही कंपनी में जाएं।
यदि आपने ओपन सीडीसी निकाल भी ली है, अभी भी चिंता ना करें। मुंबई में बहुत सारे ऑफिस हैं, आप घूमते रहें, किसी टग बोट में लग जाएं, किसी सप्लाई वेसल में लग जाएं, भारतीय किसी कंपनी में लग जाएं, लेकिन किसी गलत एजेंट के पास मत जाएं। एजेंट के पास ही मत जाएं। और ज्यादा समस्या है तो इस लाइन में आने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। इससे बाहर भी बहुत सारे अवसर आपके पास हैं। ये देखिए, ये टैटू स्टूडियो है। बहुत सारे अवसर हैं, आपका जीवन बहुत बड़ा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक कहानी मुझे और याद आ रही है, ये ईरान की है। मेरे मित्र, उन्होंने भी ओपन सीडीसी निकाली, उन्होंने एजेंट को पैसे दिए, वे ईरान चले गए। ईरान वे गए एक नियर कोस्टल वेसल पे, और उनका जो मास्टर चेकर था, आपको पता है मास्टर चेकर क्या होता है, टीजी शिपिंग की साइट पे आप जाएंगे, आपकी जो सी फेयरर्स प्रोफाइल है, सी फेयरर प्रोफाइल में आप जाएंगे तो मास्टर चेकर में देखेंगे तो जितने भी शिप्स आपने सेल किए हैं उसके रिकॉर्ड उसमें होते हैं। आपका साइन ऑन जैसे ही होता है जहाज पे, तो डीजी शिपिंग की वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल में वो एंट्री आ जाती है कि कौन सी तारीख पर आप कौन से जहाज पे गए। इसे कहते हैं मास्टर चेकर। मेरे मित्र ने पैसे दिए, गए तो वे एक छोटे जहाज पे, ये कोस्टल वेसल में, ईरान में, किंतु उनके मास्टर चेकर पे एजेंट ने एक बड़ा वेसल दिखा दिया, एक बड़ा अच्छा जहाज, फॉरेन गोइंग शिप दिखा दिया, और उन्हें कहा कि आप चिंता ना करें, आप अपना समय गुजारें इस छोटे जहाज पर, और आपका जो सी टाइम है आपके मास्टर चेकर पे दिखाया जाएगा बड़ा जहाज, और इसी प्रकार से आपके सीडीसी पे भी स्टैंप दे दिया जाएगा इस बड़े जहाज का। तो मेरे मित्र भी मान गए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे रिकॉर्ड्स में तो बड़ा ही जहाज है, और शायद मुझे अगली बार अच्छी कंपनी मिल जाए, क्योंकि मास्टर चेकर पे बड़ा जहाज है, सीडीसी पे स्टैंप लगेगी बड़े जहाज की। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। अब वे गए ईरान, छोटे जहाज पर, काम के नाम पर वहां पे गुलामी उनसे करवाई गई। उन्होंने मुझे बताया केवल 4 घंटे लगभग उन्हें सोने के लिए मिलते थे। वेल्डिंग उनसे करवाई गई थी, बिना चश्मों के वेल्डिंग करवाई गई थी। एक वाइजर था सिर्फ, वाइजर भी ऐसा धुंधला जिसमें दिखता ही कुछ नहीं। उनकी आंखें भी खराब हुई वहां जाकर उस वेल्डिंग के कारण। खाना उनको नहीं मिलता था। उन्होंने मुझे बताया जितनी मुट्ठी होती है इतनी मुट्ठी भर उन्हें चावल मिलते थे, सुबह और शाम, सुबह और दोपहर। रात को तो खाना मिलता ही नहीं था। रात को कुछ चिकन का इतना सा पीस, या ऐसा शिमला मिर्च कच्ची थोड़ी सी, इस प्रकार से उन्हें खाना मिलता था। और झगड़े उनके बहुत होते। जो वहाँ के फारसी लोग थे जहाज पर, चीफ इंजीनियर, उन्होंने उनको बहुत सताया। वो इतने प्रताड़ित हुए, अंततः कंपनी ने उन्हें बाहर निकालने का सोचा। मतलब कि उस जहाज के जो ओनर थे उन्होंने मेरे मित्र को जहाज से बाहर निकाल दिया। क्यों? कारण दिया कि तुम्हें काम नहीं आता, जबकि वे अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे, और उन्हें बाहर इसलिए निकाला ताकि जो बाकी भारतीय थे जिनसे गुलामी करवाई जा रही थी वे डर के रहें कि यदि आप कहो कि 4 घंटे की जगह मुझे 5 घंटे नींद चाहिए, तो इस प्रकार से आपको बाहर निकाल देंगे। ऐसे किस्से होते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप ओपन सीडीसी कदापि ना निकालें। यदि निकाल भी ली है, आप एजेंट के सहारे कदापि ना जाएं। बहुत बुरी दुर्दशा होती है। सोचे कहीं आपको बाहर इस प्रकार से, जैसे मेरे मित्र के साथ करवाया गया, आपको तेल की चोरी करवा ली गई, आप कहीं पकड़े गए, आपको कहीं जेल हो गई। सोचें, वहाँ पे अंग्रेजी भी अच्छे से लोगों को आती नहीं, आप कम्युनिकेट भी नहीं शायद अच्छे से कर पाए, फोन भी शायद आपका चले ना चले। ईरान में क्या होता है, जैसे ही आप जाएं, आपको अपने मोबाइल की या सिम की या पता नहीं दोनों की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी कॉलिंग इनकम, आपका सिग्नल ही उड़ जाता है, आप मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते। 2 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, वो भी काफी महंगी। कुछ निर्भर करता है कौन सा मोबाइल है,
किसी किसी मोबाइल पे 10,000 लगते हैं, किसी किसी मोबाइल पे 5,000 भी लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन के सिर्फ। उसके पश्चात ही आपका सिम काम कर पाता है उस देश में। इसलिए आप भारत में हैं, खुश रहें, ये बहुत अच्छा देश है। दुनिया में बहुत बुरे बुरे देश भी हैं। जिस प्रकार से मैंने चर्चा शुरू की, इस चलचित्र के प्रायोजक थे जीएमसी, ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी। जीएमसी हमेशा आपके साथ है। यदि आपको कोई समस्या हो, आप किसी कठिनाई में हैं, आपको आवश्यकता है मदद की, आप पुकारें। जीएमसी के कॉन्टैक्ट्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी का मैं भी एक सदस्य हूँ, और आपकी आवाज़ अगर उन तक पहुँचानी हो, आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम कम्युनिटी का यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए। यही लक्ष्य है कि जनता गलत तरीके से भटके ना, एजेंट्स के चक्करों में ना फंसे, इस प्रकार से गलत जगहों पर ना जाए, उनकी ऐसी दुर्दशा ना हो। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, याद रखें, मर्चेंट नेवी ही दुनिया में इकलौती नौकरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं। आप मेहनत करें, सफलता हर जगह आपको मिलेगी। और आप पहले से ही सफल हैं, आप जीवित हैं, आप सफल हैं। बाकी पैसे आना ना आना वो निर्भर करता है मेहनत पर और प्रतीक्षा पर। पेशेंस, बी पेशेंट। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में।